and population chapter है session number 7 and today we are going to study about the population interactions. ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आज का. भूमिका, गुड इवनिंग. लेट्स वेट फॉर अदर्स टू जॉइन जस्ट 1 more minute. इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है. Okay, let's start the class. I hope everyone is there. So population interactions. क्या आपको लगता है पॉपुलेशंस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में? हमने अभी तक पढ़ा कि पॉपुलेशन जो है एबियाटिक फैक्टर से इंटरेक्ट करते हैं. यस, दे इंटरेक्ट, बट दे आल्सो इंटरेक्ट विद ईच अदर. यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, दे लिव इन द सेम एनवायरनमेंट एंड व्हाइल लिविंग दे इंटरेक्ट विद ईच अदर. सो कौन कौन से इंटरेक्शन है इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस. What is most important requirement of living things from their environment? तो आप बताइए, आपको क्या लगता है what is the most important requirements जो ऑर्गेनिज्म से उनको अपने एनवायरनमेंट में सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए? बताइए इन द चैट बॉक्स. सबसे जरूरी चीज सिंपल है. नो आइडिया. हम एनवायरनमेंट पे क्यों डिपेंडेंट हैं? कौन कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए हम एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट हैं? सर फूड. यस अर्पिता. फूड, वाटर, लाइट, टेम्परेचर. यस सर. अतुल, बहुत सारी चीजें, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है फूड ही है ना. ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं इसीलिए ताकि फूड खा सकें. ओके, सो कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज इनहेबिटेड बाय दिस सिंगल स्पीशीज? क्या कोई ऐसा हैबिटेट है जिसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज प्रेजेंट हो? नो, ऐसा कोई हैबिटेट है ही नहीं, है ना. हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां पे सारी स्पीशीज दे को एग्जिस्ट विद ईच अदर, है ना. वल्चर देखिए, इट इज स्टेयरिंग एट छोटे छोटे रैबिट्स की तरफ देख रही है, कब मौका मिले. वुल्फ भी इन्हीं को देख रहा है. बीर जो है अपनी फूड देख रहा है वाटर में. ठीक है, तो एनवायरनमेंट में जो है बहुत सारी स्पीशीज आपस में मिलजुल के रहते हैं, दे को एग्जिस्ट. प्लांट्स की ही बात कर लो. प्लांट्स भी ऐसा नहीं है कि दे आर सेल्फ रिलायंट, they are also dependent on other things. For example, bees, they are essential for the pollination. Okay, pollination नहीं होगी तो प्लांट्स की सीड कैसे बनेंगे, प्लांट्स के फ्रूट कैसे बनेंगे? Plants, yes, they produce their own food with the help of photosynthesis, but microbes, they play important role in absorbing the mineral nutrients for plants. Mineral nutrients भी important है plants के लिए. Yes, they are. ठीक है, so plants also need many things from the environment, from other organisms. Rohan, good evening. So interspecific interactions, they are interactions of population of two different species. दो different species हैं, एक दूसरे से अगर interact कर रहे हैं, for example cat and dog, they are interacting, two different species, है ना. This type of interaction is called interspecific competition. Interaction of population of two different species, they could be beneficial, detrimental, neutral. तो कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, या फिर कोई इफेक्ट भी नहीं हो सकता है, फिर भी इंटरेक्शन तो है टू वन आर बोथ द स्पीशीज। तो आज की क्लास में हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस बिटवीन द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। सो सबसे पहले हम म्यूचुअलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज म्यूचुअलिज्म? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। है ना, एक टेबल बना लेते हैं जिसमें सबसे पहले ले लेते हैं जी इंटरेक्शन। दो स्पीशीज के बीच की बात हो गई बिकॉज ये इंटर स्पेसिफिक है, स्पीशीज ए और स्पीशीज बी। जो साइंस हम यूज करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे, कहीं पे माइनस साइन और कहीं पे ना हम ऐसे जीरो लिख देंगे। प्लस पॉजिटिव, दोनों को फायदा हो रहा है, वहां पे प्लस। एक को फायदा, एक को नुकसान, वहां पे एक के लिए प्लस और दूसरे के लिए माइनस। सो माइनस साइन, नेगेटिव साइन, ये शो कर रहा है कि नुकसान हो रहा है। और जहां पे मैंने जीरो लिख दिया, दैट मींस न्यूट्रल, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा दूसरे को। ठीक है जी। सो पहला एसोसिएशन जो हम समझने जा रहे हैं, दैट इज म्यूचुअलिज्म। हम कहते हैं ना, म्यूचुअली, मिलजुल के रहिए आपस में, ये म्यूचुअल एफर्ट है इन बच्चों का, मिल करके इन्होंने ये काम करा है, राइट जी। सो यहां पे हमने स्पीशीज ए के लिए भी पॉजिटिव साइन और स्पीशीज बी के लिए भी पॉजिटिव साइन दिया है। समझते हैं जी इसे? म्यूचुअलिज्म क्या है? इंटरेक्शन दैट कन्फर्स बेनिफिट्स ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज। जो दोनों स्पीशीज इन्वॉल्व है, स्पीशीज ए, स्पीशीज बी, दोनों का बेनिफिट हो रहा है, दोनों का मुनाफा हो रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है। कॉमन एग्जाम्पल लिचन्स या लाइकन्स जो हम बोल देते हैं, ये हमने क्लास 11th के सिलेबस में भी पढ़े थे। किसके और किसके बीच में एसोसिएशन है? लाइकन्स, एल्गे एंड फंजाई। एक दूसरे के बिना रहेंगे नहीं, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। ये वाला जो लाइचन्स का एसोसिएशन है, ये कहेंगे हम साथ ही रहना पसंद करते हैं भैया, बहुत अच्छा लगता है, मिलजुल के हमें जिंदगी का गुजारा हो रहा है। फंजाई अपने काम कर रही है, एल्गा अपने काम कर रहा है। ठीक है जी। सो लाइकन्स एग्जांपल है एक पॉजिटिव म्यूचुअलिज्म दोनों के लिए जो हो रहा है। यहां पे फोटोसिंथेटिक एल्गे या साइनोबैक्टीरिया जो फोटोबायोंट होते हैं, दे आर गेटिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द फंगल पार्टनर। फंजाई ने कहा मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहा हूं, आ जाओ मेरे पास। ठीक है जी। तो प्रोटेक्शन तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम क्या करोगे मेरे लिए? एल्गे ने कहा भाई हम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, आप चिंता नहीं कीजिए, हम भोजन बना लेंगे। फंजाई ने कहा चलो ठीक है भैया, तुम भोजन बना के दो, अपना पेट भी भरो और मुझे भी दे दो, मेरा भी फायदा हो जाएगा। बिकॉज फंजाई आप जानते हैं वो अपना फूड को तो ऐसे सिंथेसाइज नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो फंगस जो है माइकोबायोन्ट, इट गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक पार्टनर। दोनों को फायदा हो गया ना, राइट जी। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। माइकोराइजा याद है? यू रिमेंबर माइकोराइजा? association of fungi with the roots of the higher plants, mycorrhiza। ठीक है जी। फंगस का एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट का आपस में एक बड़ा ही खूबसूरत एसोसिएशन, जहां पे फायदा क्या हो रहा है फंजाई को? फंजाई जो हैं दे आर गेटिंग न्यूट्रिशन दैट इज शुगर्स फ्रॉम द हायर प्लांट, एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स दे गेट एसेंशियल मिनरल्स, फास्फोरस मिल जाता है as the fungi is helping them to absorb those nutrients। तो भाई प्लांट की जड़ों को भी फायदा हुआ और अल्टीमेटली प्लांट को और फंगस को भी फायदा हो गया, न्यूट्रिशन मिल गया, शुगर्स मिल गए, दोनों का फायदा हो गया माइकोराइजा में, राइट। म्यूचुअलिज्म की एक और उदाहरण में हम देख रहे हैं कि जो पॉलिनेटर है, पॉलिनेटर बीज हो सकती हैं, कोई और इंसेक्ट, बर्ड्स हो सकते हैं, बैट्स हो सकते हैं। प्लांट में और बी में एक बड़ा ही खूबसूरत सा ये एसोसिएशन है पॉलिनेशन का। पॉलिनेटर एग्जाम्पल द बी, इट कैन रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द पॉलिनेटर। पॉलिनेटर की मदद से रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट में, राइट। एंड प्लांट को क्या फायदा हुआ है? प्लांट में पॉलिनेशन हुआ, फायदा बी को क्या हो गया? मधुमक्खी को क्या मिला? नेक्टर मिल गया, पॉलन मिल गया, दोनों को फायदा हो गया ना। एक और एग्जांपल देखते हैं सीड डिस्पर्सल का। अगर हम कहें
सीड डिस्पर्सल के लिए भी भाई बर्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं, रोडेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, मंकीज भी करते होंगे ऐसा। डिस्पर्सल एजेंट एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, कोई भी हो सकता है ना। बर्ड्स भी तो फल खाते हैं, फल खाते खाते उड़ गए भाई, बीज जहां भी मन चाहा वहां पे गिरा दिया और वहां पे प्लांट उग गया। एनिमल्स ऐसा करते हैं, गिलहरियां ऐसा करती हैं भाई, आप देख ही रहे हैं, गिलहरी ने फल खाया, रस चूसा और जाकर के कहीं भी बीज फेंक दिया। मंकीज भी ऐसा करते हैं और भी बहुत से प्राइमेट्स हैं जो ऐसा करते हैं, फ्रूगीवोरस हैं। सो यहां भी फायदा हो रहा है, राइट। सो प्लांट के बीज जो इधर उधर डिस्पर्स हो रहे हैं जिससे कि पॉपुलेशन अलग अलग एरियाज में स्प्रेड हो रही है, और जो डिस्पर्सल एजेंट है, चाहे बर्ड है, चाहे बैट है या ह्यूमंस है, हम भी तो ये करते हैं ना भाई। इस पेड़ पे सपोज आम लगे, मैंने आम तोड़े, उसे हम कहीं भी और ले गए, वहां जाकर के खाया, रस चूसा, आम की गुठली फेंक दी कहीं। जहां भी आपने आम की गुठली फेंक दी वहां आम का पौधा उग जाएगा। तो हम So mutualism is an interaction that confers benefits to both the interacting species. ठीक है, तो कोई भी दो इंटरेक्टिंग स्पीशीज से उनको बेनिफिट हो रहा है, उसको हम म्यूचुअलिज्म कहेंगे। ठीक है, तो स्पीशीज ए को भी बेनिफिट हुआ, स्पीशीज बी को भी बेनिफिट हुआ, और ये जो है इंटर स्पेसिफिक है, मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज जो हैं आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो लाइकेंस की बात करें, ओके, इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन algae एंड fungi. ओके, सो algae की बात करें, इट्स cyanobacteria that is phycobiont. Okay, it provides food to the food by the process of photosynthesis to the fungus. हमें पता है फंगस जो है फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, इट नीड्स फूड, तो अलगे जो है फंगी को फूड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और फंगस क्या फायदा दे रहा है अलगे को? प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, एंकरेज और एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स फॉर अलगे। ठीक है, तो दोनों को फायदा हुआ। ओके, then mycorrhiza is another association. It is association between root of higher plants and fungus. ठीक है, रूट ऑफ हायर प्लांट्स में फंगस रह रहा है, फंगस को फूड प्रोवाइड कर रहा है प्लांट्स, और फंगस क्या फायदा दे रहा है प्लांट को? मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल से। ठीक है, देन वी हैव द जूफिली। ठीक है, पोलिनेशन की अगर हम बात करें, सो पोलिनेटर जो है, फॉर एग्जांपल बीज जो हैं, फीड ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स पार्ट एंड हेल्प्स टू डिस्पर्स पोलन और प्लांट। ठीक है, तो पोलिनेशन में हेल्प कर रहा है। एग्जाम्पल है बी, इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, तो पोलिनेटर कुछ भी हो सकता है, हम काफी डिटेल में भी पढ़ा है ये। प्लांट जो है क्या प्रोवाइड कर रहा है? इट इज प्रोवाइडिंग द रिवार्ड टू द पोलिनेटर सच एज नेक्टर, है ना। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो भी न्यूट्रिशियस होते हैं, तो पोलिनेटर को नेक्टर भी मिल रहा है, पोलन ग्रेन्स भी मिल रहे हैं, और क्या चाहिए, है ना। जूकोरी, व्हेन एनिमल्स हेल्प इन द सीड डिस्पर्सल। ठीक है, डिस्पर्सल एजेंट जो है एनिमल हो सकता है, बर्ड हो सकता है, ह्यूमंस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो भी फ्रूट खाए। feeds on plant products parts and helps to disperse pollen on the plant, for example in animals, birds, humans. ठीक है, तो एनिमल्स जो क्या हैं, फ्रूट खाते हैं, फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, है ना। तो सीड जो है उनके अंदर जाते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह जब वो ट्रेवल करते हैं तो फीकल मीटर से जो सीड्स है रिलीज होते हैं दूसरे एनवायरमेंट में। ठीक है, दे हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड, है ना। प्लांट जो है प्रोवाइड्स रिवार्ड टू द डिस्पर्सल एजेंट सच एज सीड, फ्रूट एटसेट्रा। तो प्लांट को क्या फायदा मिल रहा है? प्लांट जो है उसका डिस्पर्सल हो रहा है, सीड डिस्पर्सल, और एनिमल जो है उसको फूड मिल रहा है। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जूफिली एंड जूकोरी? जूफिली जो है ये तो पोलिनेशन है। ठीक है, एनिमल्स अगर पोलन ट्रांसफर कर रहे हैं तो जूफिली, अगर सीड ट्रांसफर कर रहे हैं, सीड डिस्पर्सल कर रहे हैं तो जूकोरी। गॉट इट? So this is also example of mutualism. So
हैव यू एवर चीटेड इन द एग्जाम? किस किसने चीट किया है, सच बताना एग्जाम्स में। अतुल ने किया है, बहुत बुरी बात है। चीटिंग बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बहुत बुरी बात है। तो देखिए, चीटिंग, हाँ, सबकी फितरत ऐसी होती है कि चीटिंग करने का मन तो जरूर करता है, बट क्या चीटिंग पॉसिबल है म्यूचुअलिज्म में? व्हाट डू यू थिंक? Mutually beneficial arrangement needs to be protected from the cheaters. For example, बी पोलन खाने आई, पोलन खा लिया उसने पेट भर के, नेक्टर भी पी लिया उसने, लेकिन अब वो थक गई भी, ठीक है, वो चाहती है अब मैं रेस्ट करूं, दूसरे फ्लावर को विजिट ना करूं। तो प्लांट को तो नुकसान हुआ ना, पोलिनेशन तो हुई नहीं, जिसके लिए प्लांट इतना फूल सजा के बैठा है, पोलन ग्रेन्स नेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, तो चीटिंग हुई ना ये। Some bee take nectars but do not help in pollination, जिसको हम पोलन रॉबर्स कहते हैं, है ना, पोलन रॉबर्स। हाउ डू प्लांट्स ओवरकम दिस? क्या प्लांट के पास कोई मैकेनिज्म है इसको ओवरकम करने का? लेट अस फाइंड आउट। सो लेट अस स्टडी म्यूचुअलिज्म पार्ट। प्रोसेस प्लांट्स का और एनिमल्स का इंटरेक्शन है, हमें देखने को मिलता है द इवोल्यूशन ऑफ द टू स्पीशीज। प्लांट भी इवॉल्व हुआ है खास तरीके से और पॉलिनेटर भी, और दोनों का इवोल्यूशन आपस में टाइटली लिंक्ड है। दोनों ने इस तरह के मैकेनिज्म्स इवॉल्व कर लिए हैं एक दूसरे के साथ, समय के साथ साथ ऐसा हुआ है। कोई ऑर्गेनिज्म जबरदस्ती अपने आप को इवॉल्व कर नहीं सकता, ये बातें मैंने आपको बताई हैं। इफ एनी फीचर इज प्रेजेंट इन द जीनोटाइप इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द phenotype, right? एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे देखिए, फिग्स, अंजीर जिसे हम कहते हैं। इन सम फिग्स ओनली वन पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ वेस्प कैन पॉलिनेट देम। वेस्प की एक पर्टिकुलर स्पीशीज फिग प्लांट को पॉलिनेट करती है। इन सम फिग्स ओनली वन पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ द वेस्प कैन पॉलिनेट देम। तो होता क्या है जी, जो वेस्प के लार्वे हैं उन्हें जो विशेष तरह का न्यूट्रिशन चाहिए वो कहां से मिल रहा है? फिग के सीड्स में से। द फीमेल वेस्प लेज देयर एग्स, ओवी पोजिशन कहते हैं उसे, लेइंग ऑफ द एग्स के लिए टर्म है ओवी पोजिशन। फीमेल वेस्प जो है अपने अंडे दे देगी कहां पे? फिग में। फीमेल वेस्प्स दे ले देयर एग्स इन द फिग्स। नाउ wasps pollinate the figs while looking for suitable oviposition sites. अब जब वो suitable oviposition site ढूंढ रहे हैं तो उन्होंने साथ के साथ उसे pollinate कर दिया है, और जो seed हैं उस fig के, they are providing nourishment to the wasp larvae. Young ones जब निकलेंगे, लार्वे निकलेंगे, उन्हें भोजन चाहिए, seeds में से ही उन्हें भोजन मिलेगा। एक सेकंड केस ले रहा हूं मैं, को इवोल्यूशन का, केस नंबर 2। केस 1 हमने वेस्प एंड फिग वाला एग्जांपल लिया। केस 2 में क्या है जी, हम एक ऑर्किड की बात करने जा रहे हैं जिसे बी ऑर्किड कहते हैं, ऑफ्राइस एपीफेरा। एपिस, एपिस वर्ड याद है ना, बी के लिए। अब इस प्लांट की खूबसूरती देखिए जरा, आप इसका शेप देखिए। किस चीज का शेप? पेटल्स जो हैं इसके, the petal is resembling a female bee in its size, color, markings. ये एक पेटल इतनी खूबसूरत है यहां पे जो रिजेंबल कर रही है कि कहीं ये एक मधुमक्खी ही है। स्ट्रेंज, प्लांट कितना चालाक है भाई। उसने अपने आप को एक एनिमल की शेप में ढाल लिया। समझ आया आपको फायदा? अब आप देख पा रहे हैं फायदा क्या है। This bee orchid is using a kind of sexual deceit mechanism. फीमेल है तो कौन अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी तरफ? देखिए हार्ट नजर आ गया, समझ गए अब आप स्टोरी। द मेल बी गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस,
trying to copulate with this. इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन से पहले कॉपुलेशन है, लेकिन ये खास तरह का कॉपुलेशन है जिसके लिए हम एक टर्म देते हैं pseudo copulation. This is important. This can be framed as a question. क्या बात बोली मैंने? Pseudo copulation. हमें ये ऑर्किड में देखने को मिला है. The bee mates with the flower. Strange. The bee, male bee is mating with the flower, which is pretending to be a female bee. तो ये एक्चुअल में ट्रू कॉपुलेशन तो नहीं हुआ, स्यूडो कॉपुलेशन है. स्यूडो वर्ड का मतलब तो आपको पता है बायोलॉजी में क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्यूडो? स्यूडो मीन्स फॉल्स, झूठा. सेक्सुअल डिसीट मैकेनिज्म हुआ, धोखा हो गया भाई उस मेल के साथ. नाउ अब साथ के साथ जब वो स्यूडो कॉपुलेशन हो रहा था तो पॉलन ग्रेन्स भी कहीं ना कहीं कलेक्ट कर लिए उस मेल बी ने. अब वो किसी दूसरे फ्लावर पे भी जाएगा. अब दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो वहां पे पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर कर देगा. तो पॉलिनेशन का फायदा तो उठा लिया उस प्लांट ने, राइट जी. सो ड्यूरिंग दिस स्यूडो कॉपुलेशन देयर इज पिकिंग अप ऑफ द पॉलन एंड देयर इज डेपोजिशन ऑफ द पॉलन ऑन द नेक्स्ट फ्लावर with which the pseudo copulation will happen. समझ आ गई जी बात? राइट. केस 2 हमने पढ़ लिया. नाउ ऑर्किड क्या दे रहा है इस केस में उस बी को? स्यूडो कॉपुलेशन दे रहा है. तो स्यूडो कॉपुलेशन का क्या फायदा होगा? द क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑर्किड ऑफरिंग? नो रिवॉर्ड. ऑर्किड ऑफर्स नो रिवॉर्ड टू द बी. So that's why we are using the term sexual deceit. Any change in the female bee due to evolution will be resulting in evolution in the flower to change the pattern. In the course of evolution, जो natural mating partner है उस male bee का यानी the female bee, अगर उसमें कोई भी बदलाव हुआ, any change in the female bee, evolution के समय के साथ साथ कुछ ना कुछ तो बदलाव होते रहते हैं. अब इस ऑर्किड प्लांट को अपनी इस पर्टिकुलर पैटर्न में भी वैसे ही बदलाव लाने होंगे यदि ये चाहता है कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे. So coevolution is a process seen in plant-animal interaction wherein the evolution of two species जैसे कि प्लांट एंड पोलिनेटर इन्वॉल्व इज टाइटली लिंक्ड है ना. तो देखिए एग्जांपल के तौर पे हम फीमेल वास्प एंड फिग ट्री की बात करते हैं, है ना. फीमेल वास्प ले देयर एग इन द फिग ट्री, इन द नेस्ट ऑफ द फिग ट्री. ठीक है. तो यहाँ पे एग पोजीशन सर्च करते टाइम कुछ पोलन ग्रेन्स जो हैं वास्प के बॉडी के साथ अटैच होते हैं. ठीक है. तो जब वास्प जो है दूसरे फिग प्लांट को विजिट करेगी तो उस चक्कर में पोलिनेशन होगी. ठीक है. अब वास्प को क्या फायदा हो रहा है? अपने एग ले रही है यहाँ पे. ठीक है. एग ले डाउन कर रही है तो उसको पोजीशन, उसको साइट मिलती है, जगह मिलती है फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स लार्वा. तो लार्वा जब ग्रो होंगे उनके लिए फूड चाहिए. वो फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ठीक है. दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द सीड्स. ठीक है. यहाँ पे जो सीड्स डेवलप हो रहे होंगे वहां से अपनी नोरिशमेंट लेगी. ठीक है. सो दिस इज द इंटरेक्शन वेयर बोथ गेट इक्वली बेनिफिटेड, है ना. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. ओके. अगर प्लांट जो है ओविसाइड प्रोवाइड नहीं कर रहा है फिग को, सॉरी वास्प को, सो देयर इज ए रिस्क दैट के प्लांट का पोलिनेशन नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि इस वाले प्लांट को, फिग प्लांट को सिर्फ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वास्प ही पोलिनेट करती है. ठीक है. अगर वास्प इवॉल्व हो रही है तो फिग प्लांट को भी इवॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. फिग इवॉल्व हो रहा है तो वास्प को भी इवॉल्व होना पड़ेगा. ओके. दिस इज कॉल्ड एज अ को-एवोल्यूशन, जिसमें दोनों प्लांट
पोलिनेटर, दोनों को एक साथ इवॉल्व करना होगा टू कीप द पेस। गॉट इट? ऐसा ही एग्जाम्पल यहाँ पे दिखता है सूडो कपुलेशन। इसमें प्लांट थोड़ा स्मार्ट है, ठीक है। प्लांट ने अब लर्न किया, नहीं भाई चीटिंग तो बहुत हो रही है, थोड़ी बहुत चीटिंग क्यों ना मैं भी कर लूं, है ना। प्लांट जो है अपने फ्लावर ऐसा बनाता है बिल्कुल जैसा कि फीमेल बी हो, ठीक है। प्लांट का नाम है ऑफरिस एपिफेरा, ठीक है। और जिस बी को कॉपी कर रहा है सिंपल बी, आर्चिड बी है, ठीक है। तो पेटल एक जो है अपना बिल्कुल फीमेल बी की तरह बनाता है। जो मेल बी आता है वो पेटल देखता है, उसको लगता है शायद ये फीमेल बी है, सो इट सूडो कपलेट्स विद द पेटल ऑफ द प्लांट। सो फायदा क्या होगा, बी जो है पोलन ग्रेन्स पिक करेगी वहां से, वाइल सूडो कपुलेशन एंड डिपॉजिट इट्स ऑन द नेक्स्ट फ्लावर। तो नेक्स्ट फ्लावर में भी ऐसा ही मैकेनिज्म होगा, वहां पे डिपॉजिट करेगी, है ना। तो बी बेचारी को धोखा मिल रहा है और प्लांट की पोलिनेशन हो रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ सूडो कपुलेशन। तो देखिए, अगर बी की मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज आएगी और प्लांट अपने आप को चेंज नहीं करेगा, तो क्या बी यहाँ पे कपलेट करेगी? नेवर, है ना। तो आपको क्या लगता है, बी में कोई चेंज नहीं आई होगी तब से? बहुत सारी चेंज आई होंगी, लेकिन प्लांट इतना स्मार्ट है कि ये भी अपने आप को बी की तरह ही इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज वाई को एवोल्यूशन। Orchid offers no reward to the bee, therefore this is called as a sexual deceit, है ना। धोखा मिल रहा है ना। Pseudo copulation, sexual deceit. Any change in the female bee due to evolution is equal to evolution in flower to change the pattern on the petal, ठीक है। तो जैसे जैसे बी में चेंज आती है, पेटल जो है फ्लावर का वैसे वैसे चेंज होता है, इसीलिए इसको हम को एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन कॉल्ड एज प्रीडेशन। यहाँ पे देखिए, शेर डियर के पीछे भाग रहा है, दिस इज ऑल्सो ए पॉपुलेशन इंटरेक्शन। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द प्रीडेशन, नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन। So we have discussed about mutualism. Now let's discuss about predation. अब यहां पे गौर फरमाइए, एक जगह पे आ गया प्लस का साइन और दूसरी जगह पे आ गया माइनस, मतलब स्पीशीज ए का फायदा, स्पीशीज बी का नुकसान। प्रेडेशन, शिकार होने जा रहे हैं भाई, देखते हैं जी। व्हाट इज प्रेडेशन? क्या है प्रेडेशन? एक ऐसा बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, नोट कर लीजिए, प्रेडेशन क्या है? इट्स अ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन वेयर वन ऑर्गेनिज्म यानी प्रेडेटर eats another organism yani prey. Now see, plants, they are capable of producing their own food with the help of sunlight. We cannot do that. Animals cannot do that. हम तो photosynthesis नहीं करते, animals photosynthesis नहीं करते, plants करते हैं, green plants, right? So हमें कहां से मिलेगा भोजन? हमें plants से मिल रहा है। बहुत से एनिमल्स हर्बीवोर्स हैं, बहुत से एनिमल्स कार्निवोर्स हैं, कुछ ओमनिवोर्स भी हैं। तो हर्बीवोर्स प्लांट्स को खा के एनर्जी ले लें, और उस हर्बीवोर को कोई दूसरा कार्निवोर खा जाएगा और उसको एनर्जी मिल गई। वो कार्निवोर जब मर जाएगा तो उसे खाने वाले भी और जानवर हैं। क्लियर है जी? सो प्रिडेशन क्या है? प्रिडेशन इज अ नेचुरल वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी, यही तो हुआ। सो प्रिडेटर जब आप कहें तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि भाई शेर और हिरन वाला रिलेशन। Predators, they come in all the colors. Can I say कि एक बर्ड जो है एक पेड़ के मीठे फल खा रहा है, बीज खा रहा है, ये भी तो प्रेडेशन हुआ, वो भी तो एनर्जी ले रहा है वहां से। यस, करेक्ट, राइट जी। तो ये सिर्फ टाइगर और डियर वाला रिलेशनशिप नहीं है, इकोलॉजी की सेंस में ये हर जगह बात अप्लाई होगी। ऑस्ट्रेलिया में ये एक
एक्सोटिक स्पीशीज प्रिकली कैक्टस, आपने देखा होगा ये कैक्टस कांटेदार, ये इंट्रोड्यूस किया गया था बहुत पहले, बहुत पुरानी बात है। धीरे धीरे इस कैक्टस की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गया। देखिए जी, इट स्प्रेड रैपिडली इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रेडेटर, क्योंकि इसको कोई खाने वाला, खत्म करने वाला, नष्ट करने वाला, कोई कीड़ा, कोई कैटरपिलर, कोई लार्वा कुछ था ही नहीं। तो जब एक स्पीशीज की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाला कोई दूसरा स्पीशीज नहीं होगा, तो उस स्पीशीज की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ जाएगी कि वो हमारे लिए एक मुसीबत बन जाएगी। सो हमने एक प्रेडेटर इंट्रोड्यूस करा, कैक्टस ईटिंग मॉथ। दिख रहा है आपको ये, इसका मॉथ का लार्वा दिख रहा है यहाँ पे। हमने कहा कि भैया इस कैक्टस की जनसंख्या को कंट्रोल करो, तुम ही इसको खा सकते हो, इसे खा जाओ और इसे जरा खत्म करो, एक अच्छा सा बैलेंस बनाओ नेचर में, राइट। सो धीरे धीरे फिर इस प्रेडेटर ने कंट्रोल कर दी पॉपुलेशन उस कैक्टस की, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं ये कैक्टस ईटिंग, ये जो कैटरपिलर है, मॉथ है, ये इतना ज्यादा ना बढ़ जाए कि ये हमारे लिए मुसीबत बन जाए। तो ओवरऑल नेचर में इस मॉथ को खाने वाले बर्ड्स भी तो होंगे ही ना। सो प्रीडेशन की बात करें, इट्स ए बायोलॉजिकल इंटरेक्शन वेयर वन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम प्रीडेटर कहेंगे, ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम प्रे कहेंगे, है ना। प्रीडेशन नेचुरल वे है ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन ए फूड चेन, ठीक है। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल पे अगर एनर्जी जा रही है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रीडेशन। हम भी प्रीडेटर्स हैं, है कि नहीं। Prickly pear cactus in Australia, for example, was invasive cactus that was brought under control only after cactus feeding predator, a moth, from its natural habitat was introduced to the country. ठीक है। तो प्रिकली पियर कैक्टस जो इन्वेजिव स्पीशीज थी, इतने तेजी से फैल रहा था ऑस्ट्रेलिया में कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर लाया गया, जो कि एक माथ था, ठीक है। वो नेचुरल प्रीडेटर था एक्चुअली उसका। तो जैसे जैसे प्रे की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, सॉरी प्रीडेटर की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, प्रे की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती गई। ओके। सो प्रीडेशन जो है एक इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है, दूसरी स्पीशीज को हार्म। गॉट इट। कोई डाउट यहां तक। सो हर्बीवोर्स जो है, अगर कोई हर्बीवोर ग्रास को खा रहा है, सो व्हाट इज दिस, वो प्रीडेशन हुआ कि नहीं। दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ प्रीडेशन, है ना। कोई बर्ड जो है फ्रूट खा रही है, प्रीडेशन है। सीड्स खा रही है, वो भी प्रीडेशन है। ओके। सो व्हाट आर अदर बेनिफिट्स ऑफ प्रीडेशन, लेट अस लर्न। इफ यू रिमेंबर, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते समय हमने बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल की भी बातें करी थी, राइट। एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ाते समय जब हमने स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पढ़ा था, वहां भी ये बातें बताई थी। बीटी कॉटन आपको याद होगा जी, राइट। बायोटेक्नोलॉजी में ट्राइकोडर्मा बताया था मैंने, बैक्यूलो वायरसेस बताया था। ओके। एक और एग्जांपल देता हूं, देखिए जी, ये कौन सा एनिमल दिख रहा है आपको, कैन एनिमल गेस, ये क्या है जी, ये कौन सा जानवर है, मुझे बताइए जल्दी से। पिसास्टर, शेप से पता चल रहा है क्या है, स्टारफिश।
Starfish belongs to phylum Echinodermata, spiny skin animals. अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में ये स्टारफिश पाई जाती है, पिसास्टर. इट्स अ जीनस, इसकी अलग अलग स्पीशीज हैं. इसका बड़ा फायदा है भाई. क्या फायदा है? यहीं पे ढेर सारे और इन्वर्टिब्रेट्स भी पाए जाते हैं. हमने रैंडमली नाम दे दिया इन्वर्टिब्रेट 1, इन्वर्टिब्रेट 2, इन्वर्टिब्रेट 3, इन्वर्टिब्रेट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो. भाई ये सी कोस्ट में इंटरटाइडल एरिया में ये पाई जा रही है ये पिसास्टर, और ये अपने भोजन के लिए इन इन्वर्टिब्रेट्स को खा रही. इन्वर्टिब्रेट्स एक दूसरे को भी खा रहे होंगे. एक बैलेंस सा बना होगा ओवरऑल पॉपुलेशन में. बिल्कुल, एक डाइवर्सिटी भी बनी हुई होगी, है ना. मान लो इन्वर्टिब्रेट 1 ने इन्वर्टिब्रेट 10 को खाया, और स्टारफिश इन्वर्टिब्रेट 1 को भी खाएगी, है ना. कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा एक नेचर में कि सबकी जनसंख्या एक ठीक ठाक तरीके से बनी रहे. अब किया क्या गया कि भाई इस स्टारफिश को यहां से हटाओ. चलो मान लो एक फील्ड एक्सपेरिमेंट हम करें कि हमने स्टारफिश को यहां से हटा दिया. हैरानी हुई, नतीजा ये निकला इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन आपस में इतना ज्यादा था बाकी इन्वर्टिब्रेट्स में that the 10 species of invertebrates became extinct. 10 स्पीशीज खत्म हो गई, एक ही कोई स्पीशीज बचा. बड़ी अजीब बात है. एक को स्टारफिश के हट जाने से बाकी इन्वर्टिब्रेट्स कहां चले गए? इसका मतलब है उन्हें खा जाने वाला, उन्हें मार डालने वाला, उनके लिए नुकसानदायक एक और इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज वहां मौजूद था. समझे आप ये बात? देखो मैं समझाता हूं आपको, फिर से देखिए. आप ये 3 स्पीशीज मान लीजिए बेटा. स्पीशीज ए, स्पीशीज बी, स्पीशीज सी. स्पीशीज सी की जनसंख्या थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है आपको कंपैरेटिवली. यहां पे हमने यही लिमिट लगा दिया और उसको थोड़ा सा ज्यादा बताया. आपस में इंटरेक्शन हो रहा है इनका. 3 अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट है. स्पीशीज ए इज इन कॉम्पिटिशन विद स्पीशीज बी और स्पीशीज बी इज इन कॉम्पिटिशन विद ए. मतलब इन दोनों का आपस में कंपटीशन है. और जो स्पीशीज सी है ये प्रेडेटर है स्पीशीज ए का. ओके, यहां लिख देता हूं स्पीशीज सी इसका प्रीडेटर है, इसको खा जाता है ए को. ए और बी का आपस में कंपटीशन है किसी भी बात को लेके, रिसोर्स को लेके है, फूड अवेलेबिलिटी को लेके है, या आप कह दीजिए शेल्टर को लेकर के है. मेटिंग पार्टनर को लेके नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग अलग स्पीशीज है. ठीक है, एक बैलेंस सा बना हुआ है. हमने क्या करा? रिमूवल ऑफ द प्रेडेटर. चलो प्रेडेटर ये था, हमने हटा दिया, रिमूवल ऑफ द प्रेडेटर कर दिया. जब हमने रिमूवल कर दिया प्रेडेटर का, तो यानी स्पीशीज सी जो थी ना, इसको हमने हटा दिया. स्पीशीज सी विच इज प्रेडेटर ऑफ द स्पीशीज ए. तो अब आप खुद ही सोचिए क्या हो जाएगा, किसकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएगी? स्पीशीज ए की. स्पीशीज सी एक प्रेडेटर था, यही बात तो थी ना. स्पीशीज सी इसको खा जाता था, आपने स्पीशीज सी को हटा दिया तो स्पीशीज ए को कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है. अब उसकी जनसंख्या बढ़ने लगी. देखो कितनी बढ़ गई उसकी जनसंख्या. इसकी जनसंख्या बढ़ जाने का नुकसान किसे और भुगतना पड़ा? स्पीशीज बी को. देखो स्पीशीज बी कितना कम हो गया. तो सी के कम होते ही बेचारा बी इतना कम हो गया. तो यही बात वहां रही होगी. पिसास्टर स्टारफिश, वो जो एक इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज बचा था ना, वो उसे खाता होगा. जब आपने उस स्टारफिश को हटाया तो वो एक इन्वर्टिब्रेट इतना हावी हो So, biological pest control used in organic farms implies predation to get rid of the pest. So, हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे माइक्रोब्स के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि ये जो
ट्रांसजेनिक प्लांट हम बना रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन द प्रीडेशन इन द नेचर, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टारफिश डिजास्टर की बात करें, इट इज ए प्रीडेटर ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। ओके, इट वाज रिमूव्ड एज ए पार्ट ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट एक कर रहे थे, एक एनवायरनमेंट बनाया था, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसमें स्पीशीज ए, स्पीशीज बी, स्पीशीज थ्री, फॉर एग्जांपल 3 स्पीशीज रखे हुए थे, ठीक है। तो जब स्टारफिश डिजास्टर को उस एनवायरनमेंट से निकाला गया तो वहां पे देखा गया कि मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट विद इन ए ईयर बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो देखिए होता क्या है, ठीक है। तो देखिए स्पीशीज ए है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्पीशीज को हम लें, वो कंपटीशन में है स्पीशीज बी के साथ, ठीक है, दोनों compete कर रही हैं आपस में। ओके, अब कौन स्ट्रांगर है कौन वीकर है, ये जो है इट इज ए बिट स्ट्रांगर, ये थोड़ा स्ट्रांग है, इससे ये वाली स्पीशीज थोड़ी वीक है, ठीक है। लेकिन एक और स्पीशीज है, स्पीशीज सी, जो इस स्पीशीज बी का प्रीडेटर है, ठीक है, सॉरी इस स्पीशीज का प्रीडेटर है, प्रीडेटर ऑफ स्पीशीज ए, ठीक है, इसका प्रीडेटर है। तो ये स्ट्रांग है, ये वीक है। ओके, तो देखिए अगर ये एब्सेंट होगा, नहीं पहले हम केस लेते हैं, अगर ये प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये इसकी स्पीशीज को कंट्रोल में रखेगा, है ना। जब इसकी स्पीशीज कंट्रोल में रहेगी तो ये लिमिटेड फीडिंग कर सकेगा, इसकी कंपटीशन उतना सीवियर नहीं होगा इसका, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी, इसको कंट्रोल ये कर रही है स्पीशीज सी। अब हम एग्जांपल देते हैं कि हम स्पीशीज बी को यहां से निकाल देते हैं, स्पीशीज बी किसी वजह से एक्सटिंक्ट हुई, तो उससे क्या होगा, स्पीशीज बी की एक्सपेंसिव ग्रोथ होगी, अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। तो ये क्या करेगा, स्पीशीज बी को ओवरटेक करेगा, है ना, ओवरकम करेगा, इसको एक्सटेंड करेगा, है ना। सो रिमूवल ऑफ प्रीडेटर से क्या होगा, स्पीशीज बी की बी पॉपुलेशन जो है इफेक्ट होगी। ओके, सो प्रीडेटर जो है सर इट इज गुड, इट इज बैड। सर यस, ये प्रीडेटर ए बी और स्पीसीज ए बी सी और जो आप समझा रहे थे ना कि यस, जब यस, कम, यस। ये एक बार फिर से बताइए, कुछ समझ नहीं आया मुझे। देखिए स्पीशीज ए जो है स्पीशीज बी के साथ कंपटीशन में है, ठीक है, लेकिन स्पीशीज जी सी जो है इट इज ए प्रीडेटर ऑफ स्पीशीज ए, ठीक है, ये है स्पीशीज ए, ठीक है, इसका प्रीडेटर कौन है, स्पीशीज सी। तो देखिए ये कंपटीशन इन दो स्पीशीज का है, पहले आप ये समझिए इन दो स्पीशीज का है। ये वाली स्पीशीज जो है ये थोड़ी स्ट्रांग है और ये वाली स्पीशीज जो है ये थोड़ी वीक है, ठीक है। तो अगर ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो ये स्ट्रांग जो है ये इसको एलिमिनेट करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो स्पीशीज सी है ये प्रीडेटर है ए का, स्पीशीज ए का प्रीडेटर है, ठीक है। तो ये स्पीशीज ए की पॉपुलेशन कंट्रोल में रखती है, स्पीशीज ए की पॉपुलेशन अगर कंट्रोल में है तो स्पीशीज बी जो है वो ठीक ठाक ग्रो कर सकती है। लेकिन अब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि हम स्पीशीज बी को, सॉरी स्पीशीज सी को रिमूव कर देते हैं उस एनवायरनमेंट से, या किसी वजह से रिमूव हो जाती है स्पीशीज सी जो कि प्रीडेटर है ए की। तो अगर स्पीशीज सी रिमूव हुई तो स्पीशीज ए जो है उसकी एक्सेसिव ग्रोथ होगी, क्योंकि प्रीडेशन प्रेशर मत है आप, ठीक है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, ठीक है। और ये क्या करेगा, ओवर फीडिंग करेगा स्पीशीज बी को, जिससे स्पीशीज बी की पॉपुलेशन इलिमिनेट होगी, ठीक है। तो अगर हम प्रीडेटर को रिमूव करेंगे स्पीशीज बी की रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है, डाइवर्सिटी जो है स्पीशीज बी की वो रिड्यूस होगी। ओके, मीन्स यहाँ पे ये है कि स्पीसीज सी जो है वो स्पीसीज ए के लिए प्रीडेटर है और स्पीसीज ए जो है वो स्पीसीज बी के लिए प्रीडेटर है। यस, 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 इन दोनों का आपस में कंपटीशन है, ठीक है, इन दोनों का आपस में कंपटीशन, एंड स्पीशीज सी इज द प्रीडेटर ऑफ स्पीशीज ए। सर मतलब ओके, यही ना हुआ उसका, यू आर आल्सो करेक्ट, यही हुआ मतलब। क्योंकि स्पीसीज सी जब कम हो जाएगी तो स्पीसीज ए बढ़ेगा, और जब स्पीसीज सी ज्यादा हो जाएगी तो स्पीसीज ए कम होगा तो स्पीसीज बी ज्यादा होगी। स्पीशीज ए और स्पीशीज सी का कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, स्पीशीज सी बस प्रीडेटर है,
ओके। सर वहां पे सर वीडियो में सर बता रहे थे ना कि मान लीजिए कि स्पीसीज सी को हम हटा देते हैं, हाँ तो हाँ। जब हम हटा देंगे तो स्पीसीज ए की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। तो इसमें क्या है कि स्पीशीज बी सी जो है इट इज प्रीडेटर ऑफ स्पीशीज ए, ठीक है। तो इन दोनों में से कंपटीशन ये थोड़ा बहुत स्ट्रांग है इसका, लेकिन प्रीडेटर की प्रेजेंस में ये अपने आप को ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट कंपटीशन जो है इन दोनों का है आपस में फूड रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। बस इतना सा मतलब है। और अगर हम प्रीडेटर के, इसमें कहने का ये मतलब है कि प्रीडेटर कितने इंपॉर्टेंट है। प्रीडेटर को अगर हम निकालेंगे किसी एनवायरनमेंट से तो फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर प्रीडेटर ज्यादा सुपर पावर प्रीडेटर्स के पास आ जाएं तो फिर क्या होगा। लेट अस स्टडी अबाउट इट, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, स्पीशीज ए, स्पीशीज बी। स्पीशीज ए जो है इट इज द प्रे ऑफ द बी एंड स्पीशीज बी इज प्रीडेटर ऑफ द ए। नाउ यहां पे मैं बना रहा हूं स्पीशीज बी, स्पीशीज ए को खा रहा है, प्रेडेटर। अब आप देख लेना, प्रेडेटर की अगर आपने जनसंख्या हटाई तो फिर इस प्रे की जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी। एक्सेसिवली एफिशिएंट प्रेडेटर, अगर ये प्रेडेटर बहुत एफिशिएंट है, बहुत ताकतवर है, ये स्पीशीज बी, तो फिर ये स्पीशीज ए को खा जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ, बहुत ज्यादा एफिशिएंट हुआ तो स्पीशीज ए की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अगर उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई, मतलब जो उसका भोजन था, जो प्रे था, उसकी पॉपुलेशन कम हुई, तो उसकी खुद की स्वयं की भी तो कम हो जाएगी। फिर ये खाएगा क्या, फिर ये जिंदा कैसे रहेगा, पेट कैसे भरेगा, ठीक है जी। सो इवेंचुअली द स्पीशीज बी ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू लैक ऑफ फूड। तो समझदारी इसी में है कि एक तालमेल जो है वो बना करके रखना होगा हर स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज के साथ। और इन जनरल नेचर में ये बातें कैसे प्रिवेंटेड रहती हैं, ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि किसी एक स्पीशीज की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वो अपने प्रे को खा जाए, इस हद तक खा जाए कि बाद में वो स्वयं ही खत्म हो जाए, है ना। ऐसा नहीं होता। हाउ डज नेचर प्रिवेंट दिस? सी, defense against predation. So what we are going to understand now is defense against this predation. Camouflage, have you heard of this? Camouflage कर जाना, छुपा लेना अपने आप को, blend कर जाना environment के साथ कि पता ही न चले कि हम कहां छुपे बैठे हैं। लीफ इंसेक्ट, देखने में पत्ते जैसा लगता है बिल्कुल। सम प्रे आर एबल टू मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स। जैसे आप देखिए भाई, इस तालाब में ये मेंढक हरे रंग का, पता नहीं, नजर ही नहीं आ रहा, सब कुछ ही हरा हरा दिख रहा है। ये इंसेक्ट जो है एकदम पत्ते जैसा लग रहा है, ये नहीं पता चल रहा है पत्ता है या इंसेक्ट है। तो बड़ा क्लेवर मैकेनिज्म है ये। ऐसा ही होता है कि जैसे मोनार्क बटरफ्लाई है, राइट, वहां मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ है। पॉइजनस हैं जो, सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रेडेटर। मिल्कवीड पे ये कैटरपिलर फीड करा और उसका जो पॉइजन है उसने कंज्यूम कर लिया, और उसमें कुछ ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। The glycosides which are stored when the caterpillar is eating the milkweed, which is a poisonous weed, right? वो उसमें स्टोर हो जाते हैं, और फिर जब खाएगा कोई प्रेडेटर इसको, इस कैटरपिलर को, जब ये बड़ा हो जाएगा, जब ये बटरफ्लाई बन जाएगा, तो ऑफ कोर्स वो प्रेडेटर को नुकसान पहुंचे। Excessively efficient predator B
अगर ओवर स्मार्ट बन जाएगा, मैकेनिज्म्स के पास ज्यादा आएंगे, तो स्पीशीज ए जो है उसकी एक्सटेंशन होगी, है ना। फॉर एग्जांपल ये प्रीडेटर है, ठीक है, प्रे स्पीशीज जो है उनको एक्सटेंड करेगा, है ना। बट स्पीशीज बी का फूड सोर्स भी तो यही है, अगर ये एक्सटेंट हुआ तो इसके लिए फूड अवेलेबल होगी नहीं, तो ग्रेजुअली ये भी एक्सटेंट होगा ड्यू टू लैक ऑफ फूड, है ना। तो नेचर में मैकेनिज्म्स हैं ये चीजें प्रिवेंट करने की, ठीक है। तो प्रे हों, प्रीडेटर्स हों, सबके पास मैकेनिज्म्स हैं। प्रे की बात करें, दे हैव द मैकेनिज्म्स, फॉर एग्जांपल कैमोफ्लेज, है ना। कैमोफ्लेज जो है इट इज प्रेजेंट इन सम स्पीशीज ऑफ फ्रॉग, इंसेक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो कैमोफ्लेज में एक एनिमल क्या करता है, बिल्कुल बैकग्राउंड की तरह अपना रूप धारण लेता है। फॉर एग्जांपल ग्रास जो है ग्रीन कलर है, तो उसमें फ्रॉग ग्रीन कलर की बैठी होगी, तो प्रीडेटर इजीली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी तरह इंसेक्ट्स हैं कुछ, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ट्री का जो ट्रंक होता है बिल्कुल उसी की तरह इंसेक्ट्स वहां पे बैठे होते हैं। कभी कभी आप ट्री पे हाथ लगाते हो तो अचानक से वहां से इंसेक्ट जो है वहां से भागता है, तो मतलब बिल्कुल बार्क जैसा ट्री का होता है, उसी शेप के, सॉरी उसी कलर के इंसेक्ट भी प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कैमोफ्लेज। केमिकल डिफेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोनार्च बटरफ्लाई, कैलोट्रॉपिस, कमर्शियल प्लांट प्रोड्यूसेस सच एज कैफीन, निकोटीन। मोनार्च बटरफ्लाई जो है ये टॉक्सिक होता है क्योंकि इसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक्चुअली स्टोरी क्या है कि कैलोट्रॉपिस प्लांट है, कैलोट्रॉपिस प्लांट सबने देखा है, कैलोट्रॉपिस प्लांट आपकी लोकेलिटी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर आप इसके लीफ प्लग करेंगे तो मिल्की लेटेक्स निकलता है वहां से, मिल्क लाइक सब्सटेंस निकलता है वहां से, ठीक है। तो मोनार्च बटरफ्लाई जो है अपने एग जो है कैलोट्रॉपिस में ही ले करता है, ठीक है। तो जब उसके लार्वा ग्रो हो रहे होते हैं तो उसके लार्वा जो हैं फीड करते हैं कैलोट्रॉपिस पे, और कैलोट्रॉपिस में ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो ग्लाइकोसाइड्स जो हैं उसके लार्वा के अंदर भी चले जाते हैं, जिससे कि मोनार्च बटरफ्लाई टॉक्सिक बन जाता है, ठीक है। सो कैलोट्रॉपिस जो है इसको आप देखोगे कि कोई भी हर्बीवोर्स, गाय, बकरी, भेड़ नहीं खाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, तो एनिमल्स स्मेल कर लेते हैं, उनको पता है ये हमारे लिए टॉक्सिक है तो नहीं खाएंगे। इसी तरह मोनार्च बटरफ्लाई को कोई भी बर्ड हंट नहीं करेगी क्योंकि बर्ड्स ने ये लर्न किया है कि दे आर टॉक्सिक, ओके। तो कमर्शियल प्लांट्स के अंदर और भी केमिकल्स होते हैं, कैफीन, निकोटीन एटसेट्रा, दे आर आल्सो हार्मफुल फॉर अदर्स। तो कुछ प्लांट्स के पास मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस होते हैं, जैसे कि स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, थान्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये चीज भी हर्बीवोरी को प्रिवेंट करने के लिए है ताकि हर्बीवोर्स फीड ना कर पाए, ओके। कोई डाउट यहाँ पे? तो मिमिक्री के बारे में तो सबने सुना होगा, ठीक है, आप लोगों ने स्कूल में की भी होगी। तो मिमिक्री में क्या करते हैं कि एक मॉडल होता है ना, मॉडल जो है एक्टिंग करता है, सॉरी एक एक्टर होता है जो मॉडल की एक्टिंग करता है, ठीक है। एक्टर फॉर एग्जांपल आप एक्टर हो, आपने किसी टीचर की एक्टिंग कर ली, वो आपके लिए मॉडल है, या फिर किसी एक्टर की ही एक्टिंग कर ली, या किसी पॉलिटिशियन की एक्टिंग कर ली, है ना। तो इट इज द रिजेम्बलेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर और टू नेचुरल ऑब्जेक्ट्स अमॉन्ग विच इट लिव्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेड सिक्योरिटी, इट्स कंसीलमेंट, प्रोटेक्शन और सम अदर एडवांटेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एडवांटेज होना चाहिए, क्या एडवांटेज होना चाहिए? प्रोटेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाइसरी बटरफ्लाई की, ये बिल्कुल दिखता है किसकी तरह? मोनार्च बटरफ्लाई की तरह। मोनार्च बटरफ्लाई सबको पता है ये टॉक्सिक है ना। बर्ड्स ने भी ये लर्न किया है कि ये टॉक्सिक है, बाकी एनिमल्स ने भी लर्न किया है ये टॉक्सिक है। अब ये वाइसरी बटरफ्लाई बिल्कुल इसी की तरह दिखता है, तो वो क्या समझेंगे? वो तो यही समझेंगे ना ये मोनार्च बटरफ्लाई है, तो इसको भी कोई नहीं खाएगा, तो इसकी वजह से इसको भी बेनिफिट मिल रहा है ना। सो कुछ फ्रॉग्स होते हैं, दे हैव द वार्निंग कलरेशन, ठीक है, वो अपना कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये कलरेशन जो है इट इज ए कंसीलिंग फॉर्म एज वेल एज कलरेशन enables the animal species to add the natural
प्रीडेटर्स। तो ये कलरेशन की तरह प्रीडेटर्स को ऐसा लगता है अरे ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो ये कलर बिल्कुल अपना पॉइजनस फॉर्म जो है उनके जैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइजन डार्ट फ्रॉग है जो कि वाकई पॉइजनस है, तो दूसरी फ्रॉग अपनी कलरेशन इसी की तरह करेगी ताकि जो प्रीडेटर है उसको धोखा लग सके। गॉट इट? सो दिस इज कॉल्ड एज द मिमिक्री। मिमिक्री में मॉडल जो कॉपी करता है किसी ऑर्गेनिज्म को। यस, बताइए। यस, तो मिमिक्री और ये वियरिंग कलरेशन में क्या डिफरेंस है सर? वारिंग कलरेशन में ये इसी की टाइप है ना, मिमिक्री की ही टाइप है वारिंग कलरेशन भी। तो मीन्स ठीक है। इसका मतलब ये है कि सर वो केवल अपना कलर एक सेम करते हैं या मतलब पूरी स्पीसीज जो होती है, मतलब वो होते तो अलग अलग है लेकिन जो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑल है सब एक जैसे कर लेते हैं हाँ, वो? तो सुनो, ये फ्रॉग्स तो मिमिक्री में वो किसी और ऑर्गेनिज्म के जैसा बनता है, वरना कलरेशन में खुद मतलब सिर्फ कलर चेंज करता है किसी और कलर, के जैसा। हाँ, लेकिन कलर ये जो है ज्यादातर कलर जो है कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दूसरी स्पीशीज की तरह होता है, ठीक है। उनको लगता है कि ये दूसरी स्पीशीज है एक्चुअली, ठीक है। या फिर प्रेडेटर को ये भी लगता है कि ये जो है बहुत एग्रेसिव हो रहा है, नहीं, तो मतलब उसकी वजह वो से भी, हाँ, कलर से पहचानेगा जैसे, और अगर उसका कलर चेंज होगा तो प्रेडेटर कलर पहचान नहीं कलर पाएगा। हाँ, वो कलर, यस यस, कलर से ही पहचानेगा, सही है। तो इसीलिए अगर वार्निंग कलर चेंज कलरेशन। कर लेगा तो वो हम्म प्रेडेटर उसे पहचान नहीं पाएगा। तो वो मिमिक्री में और इसमें ये एक स्लाइट डिफरेंस है कि मिमिक्री वो हमेशा उसके जैसा ही होगा, लेकिन कलरेशन में वो दूसरा भी हो सकता है। सर मीन्स यस ये है कि मिमिक्री में सेम स्पीसीज के रहते हैं और वो बस एक दूसरे का कलर ले लेते हैं एंड नो, ये कलरेशन ही ले लेते हैं, कलरेशन इसमें वार्निंग कलरेशन में ले लेते हैं। मिमिक्री में बिल्कुल ग्रोथ जो है बचपन से ही वैसी होती है, डेवलपमेंट ही वैसी होती है, ठीक है। ओके। और सर मिमिक्री ओके, में सेम स्पीशीज हो वो जरूरी होता है क्या? मतलब सेम स्पीशीज? नहीं, मतलब अभी अतुल बोला कि मिमिक्री में सेम स्पीशीज, तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा है क्या कोई नहीं कंसेप्ट नहीं कि नहीं, इसमें। सेम स्पीशीज नहीं, स्पीशीज तो डिफरेंट ही होंगी, लेकिन हाँ, हाँ दिखते होंगे एक जैसे, ठीक है। सब स्पीशीज हो सकती हैं वो। ओके, सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन जिसको कमेंसलिज्म कहते हैं। सो लेट अस लर्न अबाउट कमेंसलिज्म। हेडिंग दे दिया आपने, कमेंसलिज्म। स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखे, ध्यान देना, कमेंसलिज्म के स्पेलिंग सही लिखिएगा। इंटरैक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स, एक का फायदा है, एंड द अदर इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। चलो जी, अंडरलाइन करते हैं। कमेंसलिज्म इस प्रकार का इंटरैक्शन है जिसमें एक स्पीशीज का बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, एंड द अदर इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड, दूसरे को ना तो कोई नुकसान है ना ही कोई फायदा है। एग्जाम्पल, ये खूबसूरत से फ्लावर्स, ऑर्किड्स ग्रोइंग एज एपिफाइट्स ऑन द मैंगो ट्रीज। तो जो ऑर्किड है उसे क्या फायदा मिला है भाई? एक फिजिकल सपोर्ट मिल रही है, एपिफाइट है ना ये, एक फिजिकल सपोर्ट मिली कि प्लांट के मजबूत ट्रंक, मजबूत तने के सहारे वो ऊपर बढ़ रहा है। आम के पेड़ को क्या फायदा है? कोई भी नहीं। नुकसान है? नहीं, कोई नुकसान भी नहीं है, राइट। सो मैंगो ट्री, नो गेन नो लॉस। सो यहां पे आप देख भी सकते हैं, दिस ब्यूटिफुल ऑर्किड ग्रोइंग ऑन द मैंगो ट्री, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। अब देखिए स्क्रीन पे गौर से जरा, क्या दिख रहा है आपको? एक बड़ी सी वेल दिख रही है। यहां आपको दिख रहा है कि भाई इस वेल के शरीर पे बार्निकल्स नजर आ रहे हैं। दिख रहे हैं आपको ये ऑर्गेनिजम्स, ये जो चिपके हुए हैं, है ना? वेल को कोई नुकसान है? वेल कह रही है नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, तुम आ जाओ मेरे शरीर पे। बार्निकल्स को क्या मिला? एक स्टेबल लिविंग स्पेस, भोजन और फ्री राइड। भाई घूमते फिरो इधर से उधर, है ना? Right? Whale, no loss, no gain. So this association between barnacles and whale is an example of commensalism. ये दृश्य भी कॉमन है। आप में से जो लोग कंट्री साइड या विलेजेस में रहते हैं, छोटे टाउन्स में
जहां पे आपने देखा होगा लोग गाय भैंसे पालते हैं, तो ये एक दृश्य देखा होगा कि एक बर्ड जो है, एक पक्षी जो है वो गाय की पीठ पे बैठा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कैटल, गाय जब अपना चारा चरती हैं, खेत में बढ़ रही हैं आगे, है ना, सो जब भी वो झाड़ियों को, पत्तों को हिला देंगी तो वहां बैठे हुए इंसेक्ट्स उड़ जाएंगे, है ना। इंसेक्ट छुप के बैठे हैं नन्हे नन्हे उन पेड़ों के बीच में, झाड़ियों के बीच में। गाय ने चारा चरते हुए हिला दिया सब कुछ इधर उधर। ऑब्वियस सी बात है, जब एक एनिमल, इतना बड़ा एनिमल मूव करेगा तो पेड़ पौधे हिलेंगे। भाई वो हिलेंगे तो जो कीड़े मकोड़े उसके ऊपर बैठे हुए हैं वो उड़ेंगे। तो बर्ड को मौका मिल गया उन्हें पकड़ने का और खाने का, राइट? फायदा हो गया, है ना। ग्रेट। कैटल एंड एग्रेट का रिलेशनशिप कमेंसलिज्म है। इग्रेट बर्ड को क्या मिला? इग्रेट बर्ड को, the bird is getting access to insects due to grazing of the cattle. एक्सेस मिल गया इंसेक्ट्स को खाने का, राइट जी। गाय कह रही भाई मुझे ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, मैं तो चल रही थी, मैंने इधर उधर झाड़ियां हिलाई, कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं तो उड़ जाए, अब बर्ड को खाने को मिल रहा है उससे, तो भाई अच्छी बात है। क्लियर जी? एग्जाम्पल्स समझ आ गई कमेंसलिज्म की? वंडरफुल। एक और एग्जाम्पल देखो, कितना खूबसूरत सा ये दृश्य है। क्लाउन फिश, सी एनिमोन विद द स्टिंगिंग टेंटिकल्स। क्लाउन फिश कितनी खूबसूरत है और सी एनिमोन की टेंटिकल्स के बीच बीच में छुपी हुई। इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स, जिसको हम कमेंसल कहेंगे। अदर जो है उसको ना हार्म होगा ना कोई बेनिफिट होगा, न्यूट्रल। ठीक है, सो दिस इज द कमेंसलिज्म। ठीक है, स्पीशीज ए को बेनिफिट है, स्पीशीज बी अनइफेक्टेड। एग्जाम्पल अगर हम देखें, ऑर्चिड ग्रो कर रहे हैं, एपिफाइट्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है, मैंगो ट्री पे ग्रो कर रहे हैं, है ना, तो मैंगो ट्री को कोई नुकसान नहीं है। ऑर्किड्स को यस थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा है, हैबिटेट मिल रहा है उनको ग्रोथ के लिए। ओके, बार्निकल्स छोटे छोटे मछलियां जो होती हैं वेल के साथ अटैच्ड हैं। ओके, एरगट ऑन स्टिंगिंग ऑन ग्रेजिंग कैटल। ठीक है, तो एरगट जो है जैसे कैटल जो है घास खा रही है तो वहां से छोटे छोटे कीड़े निकल रहे हैं, बाकी चीजें निकल रही हैं, उनको एरगट खा रही है। ठीक है, तो कैटल को कोई फायदा नहीं है लेकिन एरगट को फायदा हो रहा है ना। क्लोन फिश विद अ सी एनीमोन, इसमें क्लोन फिश को हेल्प मिल रही है क्योंकि सी एनीमोन जो है उसके स्टिंगिंग सेल्स एनिमी से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन जिसको हम एमेंसलिज्म कहते हैं। ठीक है, इट इज एक्चुअली अपोजिट ऑफ कमेंसलिज्म, सो लेट्स लर्न अबाउट इट। अमेंसलिज्म की परिभाषा क्या है, नोट कीजिएगा। Interaction in which one species is inhibited or destroyed and the other is unaffected. एक स्पीशीज की ग्रोथ इनहिबिट हो रही है, नुकसान पहुंच रहा है, डिस्ट्रॉय हो रही है कि शायद उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए दूसरे के संपर्क में आ जाने से, परंतु दूसरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। उसका कहना है कि तुम्हारे होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हें फायदा नुकसान है तो वो तुम देख लो, तुम्हें अगर फायदा है तो कमेंसलिज्म, तुम्हें अगर नुकसान है तो एमेंसलिज्म, राइट? चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। पेनिसिलियम, यू रिमेंबर? पेनिसिलिन का मैं जब भी जिक्र करता हूं तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जिक्र हम जरूर करते हैं। डिस्कवरी बाय चांस, सेरेंडिपिटी, फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। सो बैक्टीरिया और पेनिसिलिन अगर आमने सामने आ जाते हैं तो बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है बाय द सिक्रीशंस ऑफ पेनिसिलियम। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? पेनिसिलियम फंगस से जो एंटीबायोटिक मिलती है पेनिसिलिन, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, या बैक्टीरिया को मार भी सकती है। लिखा है ना जी, किल्ड बैक्टीरिया। तो ये रहे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कहेंगे भाई हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी फंगस तुम्हारे सामने आकर के, तुम्हें तो ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ,
लेकिन तुम्हारी सिक्रीशन ने तो हमारी जिंदगी ही खत्म कर दी. दैट इज एमेंसिलिज्म, राइट? ओके, अनदर एग्जांपल, ब्लैक वॉलनट ट्री. ब्लैक वॉलनट ट्री जो है ये एक विशेष प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करता है, जग्लोन कहते हैं उसे, जग्लोन्स, JUGLONE, जो कि आसपास के जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं उन्हें प्रभावित कर रहा है. दिख रहे हैं आपको ये जग्लोन्स? आसपास के जो हर्बेशियस प्लांट्स थे उन बेचारों को खत्म ही कर दिया, उनकी ग्रोथ इनहिबिट कर दी, राइट? उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. ठीक है जी. ब्लैक वॉलनट ट्री के लिए ना कोई फायदा है ना कोई लॉस है. उसका तो एक बेसिक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जग्लोन नाम के केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करना. अब भाई उसके आसपास के दायरे में जो हर्बेशियस प्लांट्स आ जाएंगे उनके लिए नुकसान है. Their growth will be inhibited by juglones. Interaction in which one species is inhibited or destroyed and the other remains unaffected, हम इसको एमेंसिलिज्म कहेंगे. जो अनइफेक्टेड रहेगी वो एमेंसल हुआ. ठीक है. एग्जांपल इसकी पेनिसिलिन, कॉलोनी अगेंस्ट बैक्टीरिया, दिस इज एग्जांपल. ठीक है. पेनिसिलिन क्या सिक्रीट कर रहा है? एंटीबॉडीज, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो रही है. इसी तरह ब्लैक नट जो है, सॉरी वॉलनट जो है, जुगलन्स निग्रा, ठीक है, वो कुछ केमिकल सिक्रीट कर रहा है जिससे कि सराउंडिंग वेजिटेशन की ग्रोथ इनहिबिट हो रही है. दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एमेंसिलिज्म. ठीक है. एमेंसिलिज्म में स्पीशीज ए जो है उसको उस पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ रहा है और स्पीशीज बी जो है खुद अनइफेक्टेड रहती है. ओके. सो एमेंसेलिक रिलेशनशिप्स की बात करें, फिनोमेनन ऑफ inhibition of growth of one species by other species through secretion of certain chemicals is termed as the एलिलोपैथी. ठीक है. एलोपैथी की एग्जांपल गलत है, एलिलोपैथी. ठीक है. जब प्लांट्स कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं ताकि दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ इनहिबिट हो. ठीक है. उस टर्म को हम एलिलोपैथी कहते हैं. ठीक है. और एंटीबायोसिस और बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म. ठीक है. एंटीबायोसिस अगर हम बात करें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है. बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केमिकल सिक्रीट करते हैं जिससे अदर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इनहिबिट होती है. ठीक है. स्ट्रेप्टोमाइसिस फंगस है. इट प्रोड्यूसेस ए वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. एंटीबायोसिस की एग्जांपल है. देन अगर प्लांट्स में और बात करें, कन्व्यूलस आर्वेंसिस, ठीक है, फील्ड बाइंड वीड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ वीट. ठीक है. तो ये वीट की ग्रोथ इनहिबिट कर रहा है. ठीक है. अगेन एग्जांपल ऑफ एमेंसिलिज्म. ठीक है. तो एमेंसिलिज्म जो है उसके टाइप्स हैं. एलिलोपैथी इज आल्सो ए टाइप ऑफ एमेंसिलिज्म. एंटीबायोसिस इज ए आल्सो टाइप ऑफ एमेंसिलिज्म. गॉट इट? कोई डाउट यहाँ पे? बस ये याद रखिए, एलिलोपैथी अगर प्लांट केमिकल रिलीज करेगा, एंटीबायोसिस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कुछ एनिमल्स अगर केमिकल रिलीज करेंगे जिससे सराउंडिंग जो बाकी ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो रही है. ठीक है. सर ये बताइए अतुल. सर ये जो एलोपैथी है ये सीक्रेट करेगा. हाँ, एलिलोपैथी जो है वो सीक्रेट करेगा केमिकल ग्रोथ के लिए अदर ऑर्गेनिज्म के, और ये जो एमेंसल है ये सीक्रेट करेगा केमिकल इनहिबिट करने के लिए ग्रोथ को. एलिलोपैथी में एमेंसल हो गया ना, वही एमेंसिलिज्म की ही टाइप है. एमेंसिलिज्म की टाइप है एलिलोपैथी, उसी की एक टाइप है. ये उसका टाइप है. यस यस यस, टाइप है उसका. एलिलोपैथी भी उसी का टाइप है. एंटीबायोसिस भी एमेंसिलिज्म का ही टाइप है. ओके.
सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट तरीके से एमेंसिलिज्म शो करते हैं, है ना? तो वही इसके सब टाइप्स हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो केमिकल रिलीज कर रहा है, जो इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ, उसको हम एमेंसल कहेंगे। ठीक है? ओके, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक। The question says study the four statements A to D given below and select two correct ones out of them. ठीक है, तो 4 ऑप्शंस सही से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं बताइए आउट ऑफ 4। टेक योर टाइम, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करना। पांच स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, ऋषि, जतिन, अजय, ऋतिक एंड रोहन। तो करेक्ट आंसर जो है ए एंड बी। ठीक है? A lion eating a deer and a sparrow feeding on grain are ecologically similar in being consumers. तो बिल्कुल सही है ना? Predator, starfish, disaster helps in maintaining species diversity of some invertebrates. ठीक है, हमने देखा था अगर हम रिमूव करते हैं disaster को तो there was extinction of 20 invertebrate species. ओके, तो ये भी करेक्ट हुआ। Predators ultimately lead to extinction of prey species. ठीक है, तो ऐसा नहीं है, प्रीडेटर्स की भी एक्सटेंशन होती है, क्योंकि अगर फूड ही नहीं रहा तो प्रीडेटर्स भी नहीं रहेंगे। ओके, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स सच एज निकोटीन, स्ट्रैकिनिन बाय द प्लांट्स आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। नहीं, ये कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिलोपैथी। ठीक है, कमेंसलिज्म, सॉरी एमेंसलिज्म। ओके, सो दोनों कंज्यूमर्स हैं, टाइगर eating deer, bird eating seed. Predator, starfish, disaster help in maintaining species diversity of some invertebrates. ठीक है, predators जो हैं एक्सटिंक्ट नहीं कर पाते, predators खुद भी एक्सटिंक्ट होंगे because due to lack of the food. Then production of chemicals such as nicotine, strychnine by the plants by metabolic. These are not metabolic, these are defense against herbivory. Okay. So these are the four interactions. म्यूचुअलिज्म आज हमने पढ़ा। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होता है। ठीक है, प्रीडेशन में एक स्पीशीज को बेनिफिट हुआ। जो लास्ट वाला ऑप्शन था जो रॉन्ग था, लास्ट वाला वो एलिलोपैथी का एग्जांपल है ना? नहीं, ये एलिलोपैथी का एग्जांपल नहीं, ये कुछ हर्बीवोरी के अगेंस्ट डिफेंस होता है ना कुछ प्लांट्स का। ओके, तो ये किसका एग्जांपल है? इट इज डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरी। नेचुरल डिफेंस होता है, कुछ प्लांट्स के पास होता है, तो इसको हम हर्बीवोरी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन में लेंगे। ठीक है, ओके सर। ये सिक्रेट नहीं कर रहे हैं केमिकल्स इनके अंदर प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर कोई हर्बीवोर इनको खाने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल डिस्टेस्टफुल लगेगा उसको।
ठीक है, तो हर्बीवोर्स जो है इनको खाने की कोशिश नहीं करते। ओके, सो कमेंसलिज्म की बात करें, स्पीशीज ए को बेनिफिट हो रहा है, स्पीशीज बी को नुकसान हो रहा है। एमेंसलिज्म की बात करें, स्पीशीज ए को नुकसान और स्पीशीज बी जो है अनहार्म्ड रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। वी विल स्टडी सम मोर टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। तो बताइए, आज की क्लास में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन, ठीक है, हम सेशन एंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, और क्लास के बाद रेड जरूर करना। बाय एवरीवन, टेक केयर।